हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो BECE 214 यानी भारत में कृषि विकास के इम्पोर्टेंट प्रश्न के आंसर के लिए है। इसमें जून 2022 में जो प्रश्न आपके आए हैं उनके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ पे 11 प्रश्न है, इनके आंसर शेयर कर चुकी हूँ। ये लास्ट प्रश्न बचा है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 टॉपिक दिए गए और पूछा गया है कि इनमें से किन्हीं दो के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है लगभग 150 शब्दों में। तो इसमें आपको आंसर सीट में तो 2 ही लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मैं आप लोगों के लिए तीनों के आंसर शेयर कर रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तीनों ही हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ तीनों के आंसर शेयर कर रही हूँ। पहला है भारत का कृषि मौसम क्षेत्र निर्धारण। तो चलिए इन तीनों के आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे 12वें प्रश्न का भाग क है। इसमें पूछा गया कि भारत में कृषि मौसम क्षेत्र निर्धारण, और ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर 15 में आया हुआ है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर प्लीज तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत में कृषि मौसम क्षेत्र निर्धारण यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग ऑफ इंडिया या एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल ऑफ इंडिया ACRP, इसके ऊपर 1988 में ही कार्य प्रारंभ हो गया था। यह एक सकल दृष्टिकोण था जो कि स्पष्ट रूप से स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और कृषि जलवायुवीय समरूप होने की कठिनाइयों की स्वीकृति था। यह संसाधन आधार व विकेंद्रीकृत योजना के बीच में एक सेतु था जिसका की उद्देश्य था कि बुनियादी जो संसाधन है हमारे और स्थानीय आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखते हुए उनको स्थिरता प्रदान करने की योजना को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना हमारे इसका मौसम क्षेत्र निर्धारण का उद्देश्य था। यह परियोजना देश को 15 क्षेत्रों अथवा जोनों में विभक्त करके शुरू की गई थी। बाद में इसे 73 उप क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। इस उप क्षेत्रीय विभाजन के लिए प्रयुक्त सिद्धांत कृषि अर्थव्यवस्था के लक्षणों जैसे मृदा जलवायु वर्षा आदि से संबंध है। तो ये आपका टॉपिक हो गया भारत में कृषि मौसम क्षेत्र निर्धारण। अब दूसरा टॉपिक पूछा गया आपसे कि भारत में कृषि है उसका वाणिज्यिकीकरण है। बड़ा प्रश्न आएगा तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं वाणिज्यिकीकरण में, लेकिन इसमें आपसे सिर्फ 150 शब्दों में सिर्फ इसका अर्थ इसके बारे में पूछा गया कि भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, दिसंबर 15 में और जून 2015 में आया हुआ है। तो ये भी एक टॉपिक रिपीटेड ही है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि का वाणिज्यीकरण रेलवे के कारण संभव हुआ था। किसानों को उत्पाद दूर बाजार में बेचने व निर्यात करने का अवसर मिल गया था। इस समय गुणात्मक व परिमाणात्मक दोनों आयामों में बड़े परिवर्तन हुए थे। गुणात्मक परिवर्तन रेलवे के प्रवर्तन के अलावा कौन कौन से थे? संरोधों का उन्मूलन जैसे तौलों व मापों की विविधता के रूप में बाजार की त्रुटियां, अप्रचलित जोखिम परिवहन प्रणालियों में सुधार, व्यापार के तरीकों के रूप में वस्तु विनिमय के व्यापक प्रयोग का न्यूनीकरण। तो ये इनका परिवर्तन था, गुणात्मक परिवर्तन। इन आयामों से विश्व क्षेत्रीय व स्थानीय बाजारों को निकट आना संभव हुआ तथा भारतीय कृषि निर्यात विशेषज्ञ बनने लगा था। जो भारत है वो कृषि निर्यात विशेषज्ञ बनने लगा था। दूसरी ओर परिमाणात्मक परिवर्तन जो थे वो कौन कौन से थे? वो थे, पहला तो था कि 1870 व 1914 के बीच में लगभग 500% तक निर्यात मूल्य में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट, भारत में कुल निर्यात का 70 से 80% अविनिर्मित माल था। तीसरा है कि 1870 से 1920 की अवधि के दौरान अधिकांश प्रदेशों में फसली क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। उसके अलावा विक्रय फसलों में वृद्धि जैसे गेहूं, कपास, तिलहन, गन्ना, तंबाकू आदि के में भी विक्रय जो फसल है इनके अंदर वृद्धि हुई थी। तो ये परिमाणात्मक परिवर्तन हुए थे कृषि में। इनके फलस्वरूप न केवल कृषि मूल्य बढ़े बल्कि किराया भी बढ़ गया। अतः कृषि के व्यापारीकरण या वाणिज्यीकरण में न केवल भूमि अंतरण और भूमि मूल्य की उत्मात्रा में ही वृद्धि हुई थी बल्कि इससे साख आधारित लेन देन की संख्या भी बढ़ गई थी। ये कृषि का वाणिज्यीकरण या फिर व्यापारीकरण हो गया। हमारा आता है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, GR यानी ग्रीन रेवोल्यूशन
प्रौद्योगिकी यानी कि हरित क्रांति प्रौद्योगिकी में जो है उससे संबद्ध उत्पादकता में बढ़ोतरी 1990 के दशक के दौरान कम होने लगी थी। तभी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अपेक्षित संभावना प्रदान करने के लिए तथा खाद्य सुरक्षा की जो समस्या थी उसको हल करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी की संकल्पना की गई थी। जो जैव प्रौद्योगिकी है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आपको पूरी बुक में कहीं जैव प्रौद्योगिकी मिल नहीं रहा। जैव प्रौद्योगिकी या जीन प्रौद्योगिकी एक ही चीज होती है। इसमें प्रौद्योगिकी, जो ये प्रौद्योगिकी थी, जीव प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी, जीन प्रौद्योगिकी, इसने 1980 के दशक के शुरू से ही गति प्राप्त की। वह विशाल निगमों के पराजैविक फसलें विकसित करने के लिए अनुसंधान व विकास के लिए भारी राशि निवेश करना प्रारंभ कर दिया गया। जननिक रूप से रूपांतरित बीजों के प्रयोग को उत्पादकता में आश्चर्यजनक वृद्धि करने के वचन को पूरा करते हुए देखा गया था तथा एक और किसानों को कृषि से अपनी आय बढ़ाने के सहायक अन्य संसाधन, तो दूसरी ओर अधिक सस्ती व गुणवत्ता की खाद्य सामग्री मुहैया कराकर उपभोक्ताओं के लिए लाभकर माना गया था। जीन प्रौद्योगिकी को जैव प्रौद्योगिकी केंद्रित तरीकों के प्रयोगों को भी पैमाना निरपेक्ष समझा गया था, जो बीजों पर फोकस करता है, रासायनिक उर्वरकों, महंगी फार्म मशीनरी के ऊपर नहीं। जीएम बीजों को अधिक उत्पादनकारी, अधिक कीटनाशी सह और सभी श्रेणियों के फार्मों व सभी कृषि क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समझा गया। परंतु भारतीय कृषि में जीन प्रौद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी है उसका अंगीकरण अभी भी वाद विवाद या चर्चा का विषय है, क्योंकि पादप जंतु व मानव जीवन पर उनके सकारात्मक व नकारात्मक परिणामों का पूरी तरह से परीक्षण नहीं हुआ है। यद्यपि एक ओर तो जीएम प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय, पारिस्थितिकीय व स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को उनके आर्थिक लाभों के ज़्यादा महत्व दिया गया, आर्थिक लाभ से ज़्यादा उस चीज़ को महत्व दिया गया है, तथा दूसरी ओर अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने अनुसंधानकर्ताओं तथा सक्रियतावादी हैं उनका भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है, जैसे कि नैतिक सुरक्षा, स्वामित्व। जैव प्रौद्योगिकी को अपनाने से सबसे बड़ा खतरा यह है कि आधारभूत मानवीय आवश्यकता जो क्या है, भूख है। सबसे ज़्यादा मनुष्य की सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, किस चीज़ की होती है, भूख की। यानी आदमी पेट के लिए सब कुछ करता है, तो जो उसकी आधारभूत मानवीय आवश्यकता है उस पर कुछ बहुराष्ट्रीय जैव कंपनियों के प्रजनक कंपनियों का एकाधिकार नियंत्रण हो जाएगा। तो ये इसका खतरा है जीन प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी का। इस प्रकार जीएम बीज प्रौद्योगिकी में भारतीय कृषि में क्रांति लाने की विपुल संभावना है, परंतु ये महंगी व इसके ऊपर स्वामित्व के कारण ये संपन्न किसानों के लिए तो लाभप्रद हो सकती है। यानी कि इसके ऊपर एकाधिकार करने के लिए किसानों के पास क्या पैसा भी होना चाहिए, इसके ऊपर खर्च करने के लिए, महंगी भी है, तो ये चीज़ क्या सिर्फ संपन्न किसानों के लिए फायदा कर सकती है, परंतु छोटे व सीमांत या फिर पिछड़े कृषि क्षेत्र हैं इनको इनका लाभ शायद कम ही होगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से सार्वजनिक थी, तो वहीं जीव या जैव क्रांति थी, जीन या क्रांति थी, उसका क्षेत्र निजी माना गया था। जो जून 2022 का पेपर है उसके सारे प्रश्नों के आंसर के वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको BECE 214 जो आपके पेपर है इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगी, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।